मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागां किए हुए, गालिब हमें न छेड़ फिर जोशे अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक से बंद हैं? कोई खिड़की दरवाज़ा कुंडी खुली तो नहीं है? लॉकडाउन को लेकर कन्फ्यूजन में कोई कमी तो नहीं है? वेरी गुड। कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? अच्छा, बोरिंग, इंटरेस्टिंग? कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, काट ही लेंगे। इतिहास में तमाम ऐसी तारीखें आईं जब दुनिया ने अपनी चाल बदल दी, वक्त ने करवट बदला और इंसान नई दिशा में चल पड़ा। सोचिए जब बंदर टाइप इंसानों ने पहली बार आग जलाई होगी, गोल घूमने वाला पहिया बनाया होगा। 25 दिसंबर 4 BC जब ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। और हाल फिलहाल जब पहली बार एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर एटम बम गिराया होगा। 14 अगस्त 1947 जब मुसलमानों ने अपने मजहब की नींव पर एक नया मुल्क बांट लिया। 9 सितंबर 2001 जब अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला हुआ। ये कुछ ऐसी तारीखें हैं जिन्होंने इंसान का इंसान के बारे में नज़रिया बदल कर रख दिया। ऐसी एक तारीख लिखी जाएगी 31 दिसंबर 2019, जिसने साल ख़त्म होते ही दुनिया भर में तहलका मचा कर रख दिया। यकीन जानिए, अब जब भी आप बाहर जाएंगे तो वापस आकर बिना नहाए अपने बच्चे को नहीं छुएंगे। किसी यार दोस्त को गले लगाने की बात तो अब दूर की है। इसने हमें तो बदला ही है, हमारी नज़र भी बदल दी है। अब कोई खांसता या छींकता हुआ दिख जाए तो मानो आतंकवादी देख लिया हो। अब कोई अपने पड़ोसी के ऊपर ही थूकने का इल्ज़ाम लगाकर पीटने लगा है। खैर, इसका तो असली तजुर्बा आप तब कर पाएंगे जब लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में पर्याप्त मात्रा में खाने पीने का सामान मौजूद होगा और घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 मीटर की जगह भी होगी, जिससे आप लोग कम से कम 1-1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग कर पा रहे होंगे। कभी धारावी में मेरी खोली में आकर देखिए, 1-1 मीटर में 4-4 लोग रहते हैं। 10 बाई 10 की खोली में 10 लोग रहते हैं। लेकिन एक बात है हमारी खोली में, इसमें इंसानों के लिए जगह हो न हो, इसमें एक अदद टीवी के लिए जगह ज़रूर बना ली गई है। ये टीवी ही हमारा मनोरंजन है, टाइम पास है, जानकारी मिलने का ज़रिया है। क्योंकि एक ही कमरे में उन्हीं लोगों की थकी और मुरझाई हुई शक्लें देखकर मैं बोर हो जाता हूँ। ये शक्लें कहीं जाती ही नहीं हैं। हमारी बस्ती में आजकल जब कभी कभी कोई NGO की गाड़ी या सरकारी गाड़ी खाना लेकर आती है तो सबके सब टूट पड़ते हैं। बाहर निकलता हूँ तो उसी तरह के थके और बुझे हुए चेहरे 10 की जगह 100 और 100 की जगह 1000 दिखने लग जाते हैं। एक रोज़ 2 जून की फाका मस्ती के बाद खाना मिला तो उसी दिन पता चला कि ठाकरे भाऊ ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। बड़ी उम्मीद थी कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलेगा तो अपने गांव चला जाऊंगा। लेकिन फिर किसी ने उम्मीद जगाई कि यहाँ भले ही लॉकडाउन बढ़ गया हो, ट्रेनें चलने वाली हैं 14 से। फिर पता चला कि टिकट की बुकिंग भी चालू हो गई है। अल्लाह अल्लाह करके 14 आई तो वो साहब जिनका नाम लेना भी गुनाह है, वो टीवी में आकर बोल गए कि कैदे बेमशक्कत 3 मई तक बढ़ाई जाती है। लेकिन जैसा पहले कहा गया था, हम तो ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंच गए। वहां भरपेट लाठियां खाकर हम वापस उसी झोली में आ गिरे। वो कह रहे हैं कि हम खाना तो दे रहे हैं, तुम क्यों जाते हो ये शहर छोड़कर। अब शाम 5 बजे बालकनी में बैठकर मारी बिस्किट के साथ इवनिंग टी पीने वालों को कैसे बताऊं कि साहब 2 दिन में एक बार तहरी या छोले चावल खाकर मुझसे नहीं रहा जाता। वो भी 1-2 दिन नहीं, हफ्तों और महीनों। जेब में पैसे नहीं हैं, घर में अनाज नहीं है, इसलिए मुझे गांव जाना है। फसल कटने के दिन हैं, कुछ मेहनत मजदूरी कर लूँगा तो शायद बच्चों का पेट पाल पाऊँगा। अब उसी 10 बाई 10 की खोली में 10 लोग ठुसे हुए हैं और दिन भर टीवी देखते हैं। अच्छा, हमारी टीवी की सबसे अच्छी बात यह है
कि आप अपनी सुविधानुसार मनपसंद समाचार सुनाने वाले चैनल लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको यह देखना हो कि देश में कितना सब अच्छा चल रहा है, तो आप जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक या एबीपी न्यूज़ लगा लीजिए। इसमें आपको कोरोना काल नहीं, भारतवर्ष का स्वर्णिम काल दिखेगा। आप यह देख पाएंगे कि देश के 138 करोड़ लोग कैसे अपने अपने बेडरूम्स में आराम से लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। कैसे एक एक घर में सरकारी अफसर दरवाज़ा खटखटाकर पूछ रहे हैं कि सर, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है लॉकडाउन में? अगर तकलीफ हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे सब लोग अलग अलग समय पर बाजार जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर खड़े होकर सामान खरीद रहे हैं। पैसे चाहिए तो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, एटीएम चलकर आपके दरवाजे तक आ रहा है और आपके खाते में पैसे हो या ना हो, वो आपको पैसे देकर ही जा रहा है। सारे अस्पताल 24 घंटे खुले हुए हैं, जो बाकी मर्जों के साथ कोरोना के मरीजों को खास इज्जत बख्श रहे हैं। सबकी समय पर सैलरी आ रही है। भारत देश की धरती पर रहने वाला हर प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कीड़ा मकोड़ा, सब सुखी, समृद्ध और स्वस्थ हैं। अब उसके बाद खबरें देखें पाकिस्तान से। यहाँ तो कोरोना का ऐसा कहर बरपा हुआ कि सारे टेररिस्ट कैंप तबाह हो गए हैं। इमरान खान भारत से दवा की भीख मांग रहे हैं और अमेरिका ने उन्हें ज़कात देने से मना कर दिया है। चूँकि वहाँ की 98% आबादी ही तबलीगी है, तो वहाँ तो शायद ही अब कोई जिंदा बचेगा। ऐसी तसल्ली बख्श खबरें सुनते हुए दिन निकल गया। शाम को याद आया कि अरे, यहाँ तो आज न कोई सरकारी गाड़ी आई और न ही कोई एनजीओ वाला खिचड़ी लेकर आया। शाम को फिर मैंने वही निठल्ला टीवी चैनल एनडी टीवी लगा लिया, तो वहाँ वही सब दिखा रहा था कि कैसी कैसी परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं। कैसे लोगों की फूल की खेती सूख रही है, लोग सीवर की सूखी पाइपों में जान बचा कर रह रहे हैं। कैसे कोरोना को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भूख से, गरीबी से, अनाज न मिलने से, मिले हुए मुफ्त राशन में घटतौली से, इलाज न मिलने से, पुलिस की पिटाई वगैरह से कैसे लोग परेशान हैं। फिर एक दिन खबर आई कि कहीं 2-3 साधु बाबा लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया है। ये साधु बाबा लोग भी पता नहीं क्यों रात में कहीं जा रहे थे। अब क्योंकि बाबा लोग मारे गए थे, तो राजनीतिक न्याय तो यह कहता है कि मारने वाले मुसलमान ही होने चाहिए। इसलिए सुबह होते ही व्हाट्सएप फैक्ट्री के सारे फोरमैन और फिटर्स को फौरन काम पर लगाया गया। लेकिन मामला कुछ खास जमा नहीं। हमारे राष्ट्रवादी और पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने वाले चैनलों ने भी काफ़ी कोशिश की। किसी ने बताया कि वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, किसी ने कहा कि वहाँ का विधायक कम्युनिस्ट है, वगैरह वगैरह। लेकिन शाम होते होते मामला इस बात पर फाइनल हुआ कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद मौलाना हो चुका है। इसलिए वहाँ हिंदुओं की स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी राज्य द्वारा प्रायोजित हत्याएं हो रही हैं और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार रवीश कुमार, बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई हैं, जिन्होंने अभी तक साधुओं की हत्या पर रोना पीटना नहीं मचाया है। अब बेचारे उद्धव ठाकरे तो अभी 3 महीने पहले तक उधर से ही गौ रक्षा, हिंदू रक्षा और साधु रक्षा कर रहे थे। उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि मैंने भाजपा का साथ छोड़ा है, हिंदुत्व नहीं। खबर पक्की आई कि इन साधुओं को मारने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अखलाक को मारा था, जिन्होंने पहलू खान को मारा था, जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मारा था। रवीश कुमार, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, इन लोगों ने तब भी रोना पीटना मचाया था, फिर मचाएंगे। लेकिन आप जो ये पूछते हैं कि जब हम साधुओं को मार रहे थे तो उद्धव ठाकरे की पुलिस ने हमें रोका क्यों नहीं, तो इसका जवाब तो आपको ही खोजना होगा कि जब आप बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार रहे थे तो वहाँ की पुलिस ने आपको क्यों नहीं रोका। आपको यह तय करना होगा कि आपके अंदर इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है। क्या वह कोई बचपन की कुंठा है जो आपको किसी असहाय को पीट पीट कर मार देने के लिए उकसाती है, या कोई ऐसे ख्वाब जो पूरे नहीं हुए वो आपको कचोटते रहते हैं, या ऐसा कोई सपना जो आपको दिखाया गया था और अभी तक आपने उसकी झलक भी नहीं देखी है और उस सपने की दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं दिखती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इस नाउम्मीदी से पैदा हो रहे गुस्से को किसी और तरफ मोड़ा जा रहा है। सपने का वादा करने वालों से सवाल पूछने की जगह पर सपने तोड़ने का जिम्मेदार उन्हें बताया जा रहा है जो अब कहीं है ही नहीं। कुल मिलाकर यह तो तय है कि आपका कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल रहा है
वरना दो अनजान साधुओं को घेर कर मार देने की न तो हमारी परंपरा रही है, न ही हमारी संस्कृति। अगर आप सतर्क न हुए तो ये जो फैक्ट्री के फोरमैन और फिटर जहर बना बना कर भेजते हैं ना, एक दिन आप खुद उसी में डूब जाएंगे। खैर, अब मैं चलता हूँ अपनी 10x10 की खोली में 10 लोगों के साथ जी न्यूज़ देखने, और आपसे कहता हूँ कि बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। जय हिंद।